अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका चैप्टर नंबर है 5। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो रसद की लचक की पैमाइश के जो 3 तरीके थे वो उसके हमने कल लेक्चर में जो पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पढ़े थे। और अभी जो हमने स्टार्ट करना है वो क्या है कि रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामल कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दर्ज झैल अवामल रसद की लचक का तयन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है शय की नोयत, यानी कि नेचर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी कहते हैं शय को, किसी भी चीज़ का नेचर जो है वो क्या होता है। अगर एशिया ज़िया पजीर हो, मसलन ज़िया का मतलब होता है ज़ाया हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो अगर एशिया ज़िया पजीर हो, मसलन दूध, गोश्त, फल, सब्ज़ी वगैरह, तो ऐसी एशिया की रसद की लचक कम लचकदार होती है, क्योंकि ये एशिया जल्द ही अपनी कदर खोना शुरू कर देती हैं। ऐसे है ना कि अगर फ्रिज के बाहर हम दूध एक दिन भी रख दें ना तो वो ख़राब हो जाता है। और ये जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, और अमूमन गर्मियों में क्या होता है कि 3 से 4 दिन भी फ्रिज में पड़ा रहे तो वो भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ये अपनी कदर खोना शुरू कर देती हैं और ज़ख़ीरा भी नहीं की जा सकती। इसलिए कीमत को नज़रअंदाज करते हुए इनको फ़रोख्त करना पड़ता है। जबकि पायदार एशिया जो लंबे अरसे तक चल सके, मसलन टीवी, फर्नीचर, गाड़ी, साइकिल वगैरह की रसद की लचक ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बगैर कदर खोए लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ऐसा ही है ना कि फ़र्नीचर जब एक दफ़ा घर आता है तो वो सालों साल यूज़ होता है, क्योंकि उसके ख़राब होने का कोई डर नहीं होता। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि शय की नोयत। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, रसद की मुद्दत के टाइम कितना है, कितने टाइम में हम रसद बढ़ा सकते हैं, कितने टाइम में कम कर सकते हैं। तो अरसा कलील उसको कहते हैं जो कम होता है। अरसा कलील में किसी शय की रसद को बढ़ाना या घटाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि अरसा कलील में फ़र्म के पैदावारी यूनिट की सलाहियत को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि पैदावारी यूनिट की सलाहियत महदूद होती है। देखे ना कि सडनली कोई हमारे पास आ जाए, लाइक कोई भी फर्म का ऑनर है उसके पास आ जाए और उसको बोला जाए भाई तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, तुमने हमें इतनी प्रोडक्शन करके देनी है, इतनी चीज़ें तैयार करके देनी है। तो उसका जो यूनिट है अभी वो कैसे एक ही दिन में मैनेज करेगा। तो अरसा कलील में तो नहीं कर सकता, लेकिन अरसा तवील उसके पास ज़्यादा टाइम हो तो वो क्या करता है, उसकी पैदावार को वो कम भी कर सकता है, और अपनी अगर ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो पैदावार बढ़ा भी सकता है। तो पैदावार को ज़्यादा लचकदार भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद है पैदावार की तकनीकी नोयत है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके तो वो चीज़ों को तैयार करें, जिन एशिया को पैदा करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता और मुसारफ़े पैदाइश भी कम उठते हैं। इन एशिया की रसद हमेशा ज़्यादा लचकदार होती है, जबकि जिन एशिया की तैयारी में मुश्किलात हों, फ़नी महारत और कसीर सरमाया दरकार हो, इनकी रसद हमेशा कम लचकदार होती है, मसलन टीवी, कार, एयर कंडीशनर वगैरह। फिर उसके बाद नकलो हमल के अखराजात है। अगर एशिया की नकलो हमल पर कम मसारिफ उठते हों और एशिया कम लागत पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हों तो एशिया की रसद लचकदार होगी, और महंगे नकलो हमल की सूरत में कम लचकदार होगी। फिर उसके बाद हुकूमती पॉलिसियाँ हैं कि अगर हुकूमती पॉलिसियाँ सरमायाकारी के लिए साजगार हों, टैक्स कम हो, तो एशिया की रसद लचकदार होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर उसके बरक्स जो है वो हुकूमत टैक्स बढ़ा दे तो फिर क्या करेंगे कि रसद की लचक कम हो जाएगी। फिर उसके बाद कवानीन मसारफ कौन कौन से हैं, लॉज ऑफ कॉस्ट। अगर एशिया की तैयारी में कानून तकलील मसारिफ का रुझान हो तो मुसारफ़े पैदाइश गिर जाते हैं, पैदावार बढ़ जाती है और बग़ैर कीमत तब्दील किए एशिया की रसद ज़्यादा हो जाती है, और कानून तकसीर मुसारिफ की सूरत में मुसारफ़े पैदाइश बढ़ जाते हैं और एशिया की रसद कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर तकलील मुसारफ और तकसीर मुसारिफ का जिक्र किया जा रहा है। तकलील का मैंने क्या है, किल्लत, कम। तकलील मुसारिफ का रुझान हो, तकलील यानी कि कम पैसे किसी के लग रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी कॉस्ट गिर जाती है, तो उससे वो पैदावार बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर वैसे जैसे ही उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करते हैं, मुसारफ़े पैदाइश भी उनके बढ़ जाते हैं, तो एशिया की रसद कम हो जाती है। फिर उसके बाद है
आजरीन का इत्तेहाद यानी कि यूनिटी अमंग प्रोड्यूसर्स, जितने भी आजरीन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं उनके दरमियान में इत्तेहाद। अगर आजरीन आपस में इत्तेहाद करके किसी शय की कीमत को एक ख़ास सतह से कम ना होने दें तो यकीनन एशिया की रसद कम लचकदार होगी, और अगर कीमत को नज़रअंदाज करें तो एशिया की रसद लचकदार होगी। फिर इसके बाद है कि रसद की लचक की अमली अहमियत क्या है, कि क्या प्रैक्टिकल भी रसद की लचक जो है वो कोई काम देती है, इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो रसद की लचक का तसव्वुर दर्जा झैल माशी मामलात में अहम किरदार अदा करता है। वो कौन कौन से अहम माशी मामलात हैं, वो ये जो सारे लिखे हुए हैं कि जिन एशिया की रसद लचकदार होती है इनकी तलब में तब्दीली लाकर रसद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरह तलब और रसद में तवाज़न जो है वो कायम रहता है, जिससे कीमत भी स्टेबल रहती है, मुस्तहकम रहती है, कीमत ज़्यादा नहीं होती। फिर उसके बाद क्या है कि जिन एशिया की रसद ज़्यादा लचकदार होती है इनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज़्यादा लचकदार उन्हीं की होती है ना जो पायदार चीज़ें होती हैं, और पायदार चीज़ें जो हैं उनको ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है, मसलन गंदम, कपड़ा, चावल, चीनी वगैरह। जबकि कम लचकदार रसद वाली एशिया मसलन दूध, गोश्त, फल वगैरह का ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। इन एशिया को ज़ख़ीरा करने या ना करने में रसद की लचक मदद देती है। फिर उसके बाद क्या है कि रसद की लचक टैक्स आयद करते वक्त भी मददगार साबित होती है, क्योंकि लचकदार एशिया पर आयद करदा टैक्स तलब को ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, क्योंकि ये टैक्स आसानी से सार्फिन की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अब देखें कि रसद की लचक जो है वो क्या करती है कि कोई टैक्स जो है गवर्नमेंट जब वो लगा देती है चीज़ों पे, तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो तो लोगों ने ख़रीदनी है ना, तो वो जो चीज़ बेचने वाला है उसको इतना असर नहीं होता, इतना अफेक्ट नहीं करती वो। तो वो क्या करता है कि वो अपने से हटा के वो अपने जो उसके कस्टमर हैं उन पर वो मुंतकिल कर देता है। हुकूमत मुल्क के अंदरूनी मामलात मसलन ज़राई और सनती अशिया की पैदावार, इनकी कीमतें और पैदा करने वालों की आमदनियों में इस्तेहकाम कायम रखने के लिए एशिया की रसद की लचक को पेश नज़र रखती है। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो कि रसद की लचक की अमली अहमियत को ज़ाहिर कर रहे थे। उसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि तफ़ाइल रसद और रसद की तफ़ाइली मसावात क्या है, कि रसद सप्लाई फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई, के जो रसद है वो किन चीज़ों पे बेस करती है, किन चीज़ों की वजह से इसके अंदर चेंजिंग आती है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिलकर रसद बनाती हैं, फंक्शन इसका क्या है। तो कानूनी रसद की रूह से किसी शय की कीमत और रसद में बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है। ये तो हमें पता है कि जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, और कीमत कम हो तो रसद भी कम हो जाती है। तो ये इसमें बराह रास्त एक ताल्लुक पाया जाता है। इसलिए रसद को कीमत का तफ़ाइल यानी कि रसद को कीमत का फंक्शन भी कहते हैं। बाज़ औक़ात शय की रसद में तब्दीली कीमत की बजाय और अवामल से भी होती है। वो कौन कौन से खाम माल की कीमत है, टेक्नोलॉजी है, मुसारफ़े पैदाइश हैं, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इनकी वजह से भी रसद में तब्दीली जो है वो हो जाती है। तो रसद और कीमत के इस बाहमी ताल्लुक़ को एक मुसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। इससे रसद की तफ़ाइली मुसावात कहते हैं। चुनांचे ख़ास अरसा वक्त में शय की रसद QS शय की रसद है ना, तो चीज़ है क्वांटिटी में आती है। तो QS क्वांटिटी सप्लाई में तब्दीली दर्जा झैल अवामल के बायस रोनमा होती है। और वो कौन कौन से अवामल हैं हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं। सबसे पहले है शय की कीमत, मुसारफ़े पैदाइश कॉस्ट, खाम माल की कीमत और दीगर अवामल, और दूसरे मौसमी जिसमें मौसम आ गया और बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पे ये सारे जो है रसद इसमें तब्दीली आती है। तो दर्जा बाला अवामल की रमज़ी अलामतों को इस्तेमाल करके, रमज़ी अलामतें जो उन्होंने इधर इनकी साथ दी हुई हैं ना, ये रमज़ी अलामतें, इनको इस्तेमाल करके तफ़ाइल रसद को दर्जा झैल तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखें QS किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और ये फंक्शन किसका है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P प्राइस है, RTCZ। R हमारा रेवेन्यू खाम माल जो है, उसके बाद T जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी है, C हमारी कॉस्ट है, और Z जो है वो दीगर अदर अवामल जो है, अदर फैक्टर्स जो हैं वो वाले हैं। तो ये इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है इससे मुराद है कि शय के लिए रसद इन तमाम अवामल का तफ़ाइल है, ये तमाम अवामल का फंक्शन है, और रसद में तब्दीली इन तमाम अवामल के बायस ही होती है। लेकिन इन तमाम अवामल में सबसे अहम शय की कीमत है। सबसे अहम क्या है, जो हम स्टार्ट पे पढ़ते आ रहे हैं, शय की कीमत, क्योंकि अमूमन शय की रसद को कीमत ही मुतय्यन करती है। इसलिए माहिरीन माशियात बहस को मुख्तसर करने के लिए वो इन सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ फंक्शन किसको बना देते हैं, सिर्फ P को, जो कि अगले पेज पे
क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। अब उस इक्वेशन को शॉर्ट करके लिख दें, क्योंकि मेन जो उसका फंक्शन है वो तो प्राइस ही है ना, प्राइस ही अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ की सप्लाई को। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका है, पी यानी प्राइस का। तो इस मुसावात को सादा शक्ल में यूं भी लिखा जा सकता है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। मुसावात में ए और बी मुस्तकिल मिकदारें होती हैं। मुस्तकिल मिकदारें ए बी सी डी जितनी भी आती हैं इनको मुस्तकिल मिकदार कहा जाता है, जबकि पी का अददी सर बी हमेशा खत्ते रसद के मिसबत झुकाव को जाहिर करता है। देखिए रसद हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग पे ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कीमत के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि कीमत जो है वो बढ़ेगी तो रसद भी बढ़ जाएगी, कीमत कम होगी तो रसद भी। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस आया हुआ है और पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। इसलिए रसद की मुसावात में कीमत पी हमेशा मिसबत निशान की हामिल होती है। अगर मुस्तकिल मिकदारें जो ये ए और बी मुस्तकिल मिकदारें हैं, तो यहाँ पे अगर ए को 15 के इक्वल रखा जाए और बी को 1 के इक्वल रखा जाए, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारे पास देखिए 1 है, यहाँ पे 1 और सॉरी ए 15 है और बी 1 है, तो ए की जगह पे अगर 15 पुट कर दिया जाए प्लस ये दोनों इकट्ठी लिखी हुई हैं तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कंसीडर क्या की गई है, 1 फर्ज किया गया है कि इसकी वैल्यू 1 है, 1 रखी गई है। तो 1 को अगर हम पी से मल्टीप्लाई करें तो पी ही आ जाता है। तो क्यू एस क्या कितना हो गया, 15 प्लस पी। तो मुसावात ने क्या तफाइल रसद की मुसावात हमारे पास क्या बन के आ गई जो हमने शॉर्ट की थी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 15 प्लस पी। अब इसी मुसावात को हम यूज़ करके तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे और आगे इसका सोल्यूशन भी मज़ीद इसका निकालेंगे। अब इसके ग्राफ में क्या है कि अगर रसद की मुसावात क्यू एस इज इक्वल टू 15 प्लस पी हो तो इसको हम ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि फ़र्ज़ कर लिया है, फ़र्ज़ करें कि पी की जो कीमतें हैं, यहाँ पे तो हमारे पास आया ना 15 प्लस पी, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पी जितनी आप 2 5 10 2 का गैप रख लो, 2 4 6 8, यहाँ पे 5 का गैप रखा हुआ है। पी इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। तो पी की कदरों को दी हुई मुसावात में बारी बारी दर्ज करें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास पी है, एक हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी किसकी है, सप्लाई की, पी और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। पी में हम 5 का अगर गैप रखें तो प्राइस हमारी है पहले 5 10 15 20 25, तो उसी हिसाब से हमारी सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। पहले हमारी सप्लाई 20 है, फिर 25 30 35 और 40, और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो जो हमारी डायाग्राम है वो भी हमारी बन जाती है। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, रसद जो क्यू एस है, और वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस होती है। और अगर इन पॉइंट्स को हम मैच करेंगे, जब प्राइस हमारी जो है वो 5 रुपीज़ है तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 20। फिर उसके बाद अगर हमारी प्राइस 10 है तो हमारी क्वांटिटी 25, और इन्हीं पॉइंट्स को हम मैच कर दें तो हमारे पास सप्लाई कर्व आ जाता है, जिसे हम जो हमारी रसद की तफाइली मुसावात का ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे क्यू एस इज इक्वल टू 15 प्लस पी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद से लिख सकते हैं सारी, कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा, वाई एक्सिस पे क्या रखा, और ग्राफ जो हमारे पास ये हमारी लाइन आई है जो हमने ड्रा किया उसको हमने एस एस का नाम दे दिया, यानी कि सप्लाई का, और इसका पूरा नाम। यहाँ पर अगर हम डेरिवेशन करें, इसी मुसावात की डेरिवेशन अगर हम करें तो पॉइंट्स जो हमारा गोशवारा है वो तो वही है, हमारा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या है, वही नंबर जो हमने पीछे रसद की मुसावात के ग्राफ में किए वही है हमारे। लेकिन यहाँ पे जब हमने डेरिवेशन करनी है तो हम फार्मूला डेरिवेशन का पुट कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ये हमारा फार्मूला है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है, फिर उसके बाद हमारे पास Q है, तो P है तो ये P1 P2 P3 P4 P5, और ये Q है तो Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, ये वाले हमारे। तो इधर हम देख लेते हैं कि Q2 हमारा क्या है। Q2 अगर हम देखें, पहले Q हमारे पास Q1 है 2 3 4, तो Q ओनली हम Q ही लिख लेंगे, Q की जगह पे हम Q ही पुट करेंगे। माइनस Q1 हमारा क्या है, Q1 हमारा 20 है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने अब सारी मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो Q माइनस Q1 हमारा क्या आ गया,
20 इज इक्वल टू Q2 हमारा क्या है 25 माइनस Q1, 25 माइनस 20, Q2 और Q2 ये है और ये Q1 है, तो माइनस हमने कर दिया। फार्मूला हमारा ये है, हमने इधर वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस 20। तो P हमारे पास जो है वो P नहीं है, P की कोई वैल्यू नहीं है, तो P वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद P माइनस P1 है, तो P1 हमारे पास क्या है 5, तो P माइनस 5 कर दिया। ओवर में हमारे पास है P2 माइनस P1, तो P2 हमारे पास 10 है और P1 हमारे पास 5 है, तो 10 माइनस 5 हमने इधर पुट कर दिया। अब इनका देखो तो Q माइनस 20 इज इक्वल टू 25 में से 20 निकाला तो 5 ही आता है, और 10 में से 5 भी निकाला तो 5 ही, और उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है P माइनस 5। तो अगर इनकी हम कटिंग कर देंगे, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q माइनस 20 इज इक्वल टू 5/5 इंटू P माइनस 5 है ये। लेकिन अगर इसकी कटिंग कर दें, 5 को 5 से कट कर दें तो 1 आ जाता है, यानी कि ये तो ख़त्म हो गया। तो Q माइनस 20 इज इक्वल टू P माइनस 5। तो लिहाजा रसद की मुसावात QS इज इक्वल टू 15 प्लस P होगी। मुसावात के दुरुस्त होने की पड़ताल गोशवारा में दर्ज P और मिकदार रसद QS की मिकदार की मुख्तलिफ मिकदारों को मुसावात में दर्ज करने से हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा जो हमारा सप्लाई का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है आज। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको कोई थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहले हम इसकी जो एक्सरसाइज है मैं उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर लगवा दूंगी, और साथ ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।